बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। जल्द ही शहजाद फाटक के करीब पहुंच गया। बेशुमार छापा मार इधर उधर भागते फिर रहे थे और ऐन इसी वक्त फिजा में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी। छापा मारों की निगाहें बेसाख्ता आसमान की तरफ बुलंद हुई। बैक वक्त कई राइफलों की नाल फिजा में बुलंद हो गईं, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी बुलंदी पर था। शहजाद ने मौके से फायदा उठाने में देर ना की। वो फुर्ती के साथ बारादरी में दाखिल हुआ और खुफिया दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा। हर सिमत सन्नाटा सन्नाटा तारी था। बेशतर छापा मार बाहर निकल चुके थे। दो के अलावा बाकी तमाम टेलीविजन ऑन थे, लेकिन इस ऑपरेटर का कोई पता ना था जो इस कमरे का इंचार्ज था। स्क्रीन पर तमाम कमरे खाली नजर आ रहे थे। शहजाद ने इन दोनों सेटों को भी ऑन कर दिया जिनके स्क्रीन तारीख थे। इसके सामने वाली स्क्रीन पर वो कमरा नजर आने लगा जिसमें वो कैद थे, लेकिन कमरा खाली था। दूसरी स्क्रीन पर इसे कोई शख्स करवट से पड़ा नजर आया। शहजाद ने फौरन पहचान लिया। गुरुचन बेहसो हरकत पड़ा हुआ था। शहजाद ने परेशानी के आलम में इधर देखा। दरवाजा मुकफल था और बज़ाहिर कोई मौजूद ना था। वो पीछे हटा और टॉमी गन की नाली बुलंद की और फिर दूसरे ही लम्हे दरवाजे का ताला टूटकर दूर जा गिरा। लेकिन फायर की आवाज से पूरी गैलरी गूंज उठी थी। वो चंद लम्हे मुंतजिर रहा और जब कोई आहट ना सुनाई दी तो वो फुर्ती के साथ अंदर दाखिल हुआ। गुरुचंद बेहोश था। इसने जोर से उसे झंझोड़ा। गुरुचंद ने कराह कर आंखें खोल दी। क्या तुम चल सकते हो? वक्त बिल्कुल नहीं है और हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसने कहा। कोशिश करूंगा, गुरुचंद ने कहा और शहजाद का सहारा लेकर उठना चाहा, लेकिन दर्द से तड़प कर बैठ गया। उन्होंने मेरे तलवे गर्म लोहे से जला दिए हैं। खुदा गारत करे इस शैतान को, शहजाद ने दांत पीस कर कहा। ठहरो, अब सिर्फ एक सूरत है, तो मेरे गले में बाजू डालकर पुष्ट पर आ जाओ। नहीं शहजाद भाई, तुम निकल जाओ, कहीं मेरी वजह से तुम भी, गुरुचंद ने कहना चाहा। शहजाद ने इंतजार नहीं किया। उसे अपनी पुष्ट पर लादा और तहखाने से बाहर निकल आया। आग के शोले अब आसमान से बातें कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो हर सिमत से किले को जलाकर खाकस्तर कर देंगे। दूर से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस फरार होते हुए छापा मारों का सफाया कर रही थी। शहजाद ने गुरुचंद को एक शिकस्ता बुर्ज के मलबे की आड़ में बिठा दिया। तुम यहीं इंतजार करो, मैं साइमन सिंह की तलाश में जा रहा हूँ, उसने कहा। बेकार है, वो बहुत पहले फरार हो चुका है, गुरुचंद ने कहा। तुमको कैसे मालूम? शहजाद ने पूछा। इसने तहखाने में डायनामाइट लगा दिया है। जाते हुए वो कह गया था कि मैं इसी में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा। और इसी लम्हे एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि शहजाद उछलकर दूर जा गिरा और फिर मुसलसल धमाकों से जमीन हिलने लगी। गिरदो गुबार के बादल फिजा में छा गए। शहजाद इसी तरह पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब गुबार हटा तो इसने उठकर आंखें साफ की और सामने देखा। बारादरी की जगह अब सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा था। घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर के पैगाम के जवाब में हेलीकॉप्टर ने पहुंचने में देर न लगाई थी। सर्चलाइट की रोशनी से किला नहा गया। छापामार फरार हो चुके थे और जंगल के शोले अब सर्द पड़ने लगे थे। शहजाद भागता हुआ हेलीकॉप्टर के पास गया। सिक्योरिटी फोर्स का कमांडर बाहर निकला और शहजाद से लिपट गया। तुम वाकई बड़े दलेर हो शहजाद, कमाल कर दिया, इसने खुशी से बेकाबू होकर कहा। ऑपरेशन कामयाब रहा। हाँ, बेशतर छापा मार मारे जा चुके हैं और अनगिनत गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अफसोस कि साइमन सिंह भाग निकला है। गुरुचंद को सवार करने के बाद वो वहां से फौरन रवाना हो गए। कोलंबो पहुंचते ही उन्होंने गुरुचंद को अस्पताल में छोड़ा और फिर गिरधारी के बंगले का रुख किया। अहाते में तेज रोशनी हो रही थी। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे बंगले का मुहासरा कर रखा था। इतनी भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, कमांडर ने कहा। और मिस सितारा बर वक्त ना पहुंच गई होती तो शायद गिरधारी इस असलहे के जखीरे समेत खुफिया रास्ते से फरार हो चुका होता। वो सारे टेप भी बरामद हो गए हैं जिनके जरिए बड़े बड़े सियासतदानों और दीगर अफसरान की साजिश में मुलविस होने का सबूत मौजूद है। मेरा ख्याल है कि ये खबर आम होते ही मुल्क में सनसनी फैल जाएगी, शहजाद ने कहा। सनसनी? ऐसा हंगामा खड़ा होगा कि सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, कमांडर ने जवाब दिया। सच पूछो तो तुमने हमारे मुल्क को तबाही से बचा लिया है। हम किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? ये कारनामा मैंने तन्हा नहीं अंजाम दिया, मेरी पार्टनर सितारा भी इस मुहिम में बराबर की शरीक है। आओ, हम गद्दारी के जमींदोज हेडक्वार्टर में चलते हैं।
सितारा वहीं होगी। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो दोस्त, कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान करे कि ये पार्टनरशिप हमेशा कायम रहे। वो वहां वो हॉल में दाखिल हुए तो सितारा खुशी से उछल पड़ी। बमल कौर इसके शाने से लगी सिसकियां ले रही थी। खुदाया तेरा शुक्र है, सितारा ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तो परेशान हो गई थी, ये बमल कौर रो रो कर जान दे रही है। अरे क्यों, गुरुचंद बिल्कुल सही सलामत है। कहाँ, वो कहाँ है? बमल कौर उठकर खड़ी हो गई। हम इसे अस्पताल में छोड़ाए हैं, लेकिन फिक्र की बात नहीं, मामूली से जख्म है, एक दो रोज में ठीक हो जाएंगे। मुझे वहां ले चलो, भगवान के लिए मुझे वहां ले चलो, बमल कौर बेचैनी से बोली। हाँ, बस चलते हैं, अभी चलते हैं, शहजाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और फिर वो सब एक दूसरे कमरे की तरफ चल पड़े। कुछ देर के बाद वो दूसरे कमरे में पहुंच गए। यहाँ असलहे का बड़ा जखीरा मौजूद था। सिक्योरिटी फोर्स के लोग बड़े बड़े क्रेट जमा कर रहे थे। इस खजाने का क्या बना? सितारा ने पूछा। वो कौमी और मजहबी अमानत है, कमांडर ने कहा। मेहरबानी होगी अभी इसे राज रहने दें। यही मुनासिब होगा, शहजाद ने कहा। मेरा ख्याल है अब बमल को इसके गुरुचन से मिलवा देना चाहिए, वो बहुत बेताब है। लेकिन वो हॉल में पहुंचे तो बमल वहां मौजूद नहीं थी। अरे, बमल कहाँ गई? शहजाद ने पूछा। मेरा ख्याल है कि वो बेडरूम में होगी, सितारा ने कहा और वो मुस्कुरा दी। गुरुचन से मुलाकात के लिए तैयारी कर रही होगी, ठहरो मैं देखती हूँ। इसने आगे बढ़कर ड्राइंग रूम का दरवाजा आहिस्ता से खोला और इसके अंदर झांका। शहजाद ने इसका मुंह हैरत से खुलते देख लिया था। वो लपक कर सितारा के करीब पहुंच गई। बमल सामने खड़ी हुई थी। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और इससे कुछ फासले पर एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ था। दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से हटा हुआ था। वो शख्स जल्दी जल्दी अंदर से नोटों की गड्डियां निकालकर इस ब्रीफकेस में रख रहा था, जो बराबर रखी हुई कुर्सी पर रखा हुआ था। नोट रखने के बाद इसने बहुत से कागजात निकालकर ब्रीफकेस के में रखे और इसे बंद करके बमल कौर की तरफ मुड़ा। गुरुचंद, सितारा ने हैरतज़दा होकर सरगोशी की। गुरुचंद ब्रीफकेस लेकर उठ खड़ा हुआ। इसने बमल का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन इसका रुख दरवाजे की तरफ नहीं था। बेड के सामने वाली दीवार में बना हुआ खुफिया दरवाजा साफ नजर आ रहा था। ठहरो गुरुचंद, शहजाद ने फुर्ती के साथ अंदर दाखिल होकर कहा। गुरुचंद इस तरह उछला जैसे बिजली का तार छू लिया हो। इसका हाथ तेजी के साथ जेब की तरफ गया, लेकिन इससे पहले शहजाद ने फायर कर दिया। गुरुचंद ने चिल्लाकर अपना हाथ पकड़ लिया, जिसमें गोली लगने से खून बहने लगा था। ब्रीफ केस हाथ से छूटकर गिर पड़ा था। हाथ ऊपर उठा लो, वरना दूसरी गोली तुम्हारे सर में सुराख कर देगी, शहजाद ने खौफखार लहजे में कहा और इसको रिवॉल्वर की जद में ले लिया। गुरुचंद नफरत से भरी नजरों से उसे देख रहा था। चंद कदम पर खड़ी हुई बमल कौर खौफजदा निगाहों से कभी गुरुचंद को देख रही थी, कभी शहजाद को, और फिर इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, गुरुचंद ने उछलकर इसे अपने सामने घसीट लिया। बमल को ढाल बनाकर इसने उल्टे कदम खुफिया दरवाजे की सिमत हटना शुरू कर दिया। शहजाद ने पिस्तौल की नाल बुलंद की। नहीं, बमल कौर ने खौफ से चीख कर हाथ बुलंद किए। नहीं, ये गुरुचंद नहीं है बमल, शहजाद ने चिल्लाकर कहा। तुम सामने से हटने की कोशिश करो। बमल कौर ने घूम कर देखा, वो खौफ से कांप रही थी। गुरुचंद ने एक हाथ से ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। दोनों में से किसी को छोड़े बगैर वो पिस्तौल नहीं निकाल सकता था। वो जल्द अज जल्द दरवाजे से दाखिल हो जाना चाहता था और शहजाद को मालूम था कि इसके बाद बमल कौर को बचाना मुमकिन ना रहेगा। बिजली की सी सरत से इसने गुरुचंद पर छलांग लगा दी। फासला काफी था। गुरुचंद ने अचानक बमल कौर को धक्का देकर जेब में की सिमत में हाथ बढ़ाया। बमल कौर सीधी शहजाद पर आ गिरी और गुरुचंद पिस्तौल निकालने में कामयाब हो गया। इसने फायर किया। शहजाद ने फुर्ती से रुख बदला। गोली सिर्फ चंद इंच के फासले से निकल गई। गुरुचंद ने दूसरे फायर के लिए हाथ बुलंद किया। कमरे में जोरदार धमाका हुआ। बमल कौर जोर से चीखी, लेकिन गुरुचंद अपनी जगह खड़ा रहा। सितारा की गोली इसके सीने से पार हो चुकी थी। इसने पीछे हटने के लिए कदम उठाया और फिर कटे हुए दरख्त की तरह मुंह के बल गिरा और साकित हो गया। सितारा भागती हुई आगे बढ़ी। इसने बमल कौर को सहारा देकर उठाया, जो खौफ और सदमे से दीवानों की तरह गुरुचंद की लाश को देख रही थी। कमांडर आगे बढ़े। तुम ठीक तो हो? इसने शहजाद से पूछा। हाँ, इसने कहा और बमल कौर की सिमत मुड़ा। ये गुरुचंद नहीं है बमल, इसने फिर कहा और झुककर फर्श पर पड़ी हुई लाश के चेहरे पर चढ़ी हुई झल्ली खींच ली। अंदर से एक बिल्कुल अजनबी चेहरा झांक रहा था, जिसकी आंखें खुली हुई थीं। ये साइमन सिंह था। साइमन सिंह? कमांडर उछल पड़ा। हाँ कमांडर, ये गुरुचंद के बेस में इसलिए आया होगा कि बमल कौर पहचान ना ले। ये इसकी बदकिस्मती है कि हम यहाँ मौजूद थे और इसे ये मालूम नहीं
कि गुरचन को हमने बचा लिया है। आओ बमल कौर, हम तुम्हें तुम्हारे गुरचन के पास ले चलते हैं, सितारा ने कहा। आखिरकार बमल कौर गुरचन से मिल गई। ये थी गुरचन की दास्तान। इसके बाद गुरचन ने जिंदगी का रुख बदल दिया और अब वो इन इलाकों में गाइड के फराइज सरंजाम देता था। इसकी बीवी बमल कौर भी इसके साथ शरीक होती थी। कामरान के साथ इन दोनों का रवैया बेहतरीन था। हालांकि इस मुलाकात का कोई पस मंजर नहीं था, लेकिन दोनों ने दोस्तों की तरह इसका इस्तकबाल किया। न जाने क्यों भाई जी, तुम्हारे चेहरे में ऐसी कोई खास बात लगती है कि तुमसे अपनायत महसूस होती है। हम तुम्हारी क्या खिदमत करें? गुरचन ने कहा। मैं एक आवारागर्द सयाह हूँ गुरचन, और इन इलाकों में कुछ लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। मुमकिन है कि वो कभी आ जाए। तो आराम से इंतजार करो, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमें भी एक पार्टी मिली है, देखना यह है कि वो कब आगे जाती है। पार्टी? कामरान ने पूछा। हाँ जी, आगे का सफर करना चाहती है। बात वही है, बताता कौन है, मगर दिल के अंदर किसी खजाने का लालच होगा और इसके लिए जिंदगी खोने निकल आए हैं। गुरुचंद ने कहा। हाँ गुरुचंद, ये सब कुछ बहुत अजीब है। जिंदगी के 4 दिन मिले हैं इंसान को, अगर वो भी इसी तरह खो दिए जाएं, तो बाकी क्या रह गया? कामरान ने कहा। एक बात और है भाई जी, गुरुचंद ने कहा। क्या? कामरान ने सवाल किया। ये कमबख्त जिंदगी बगैर किसी ट्रैक के सुन होकर रह जाती है, और जख्मों से चूर होकर जीने से बेहतर तो यही होता है भाई जी, कि इंसान जिंदगी की तकलीफ उठाए। गुरुचंद ने वाकई बड़ी बात की। कामरान इसकी इस बात पर बहुत देर तक गौर करता रहा। इसके साथ साथ ही वो अब किसी हद तक जहनी बहरान का शिकार होता जा रहा था। असल में सारा आगे का मंसूबा हसन शाह के साथ था। कामरान को अब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। कर्नल गुल नवाज ने इसे भेज तो दिया था, वो उसमें इसे अपना खुफिया मुहाफिज मुतय्यन करना चाहता था, लेकिन मंसूबा बड़ा कमजोर था। हसन शाह ने दरमियान में भी कुछ ऐसी बातें की थी जो नाकाबिले फहम थी। कर्नल गुल नवाज आखिर चाहता क्या था? अब यहाँ इससे राब्ते का क्या जरिया या तरीका हो सकता था? फिर दूसरी तरफ ये गर्शक और सबीता दरमियान में थे, जो 2 इंतहाई पुरस्कार किरदार थे। कामरान तो किसी तौर नहीं मानता था कि इसका किसी न किसी शक्ल में कोई ताल्लुक बुद्ध मजहब की किसी कदीम रिवायत से हो सकता है। भला इसका क्या ख्याल है? इसकी जिंदगी का आगाज तो नहायत ही सादगी के साथ एक बेकसी से भरपूर घराने में हुआ था, और इसके बाद जिंदगी के धारे यकदम पलट गए। कहाँ एक शहरी आबादी में रहने वाला मामूली सा इंसान जो ज्यादा से ज्यादा हाथ पांव मार सकता, तो किसी दफ्तर में क्लर्की कर रहा होता। लेकिन इसके बाद ये लकोदक सहरा, ये पहाड़, ये मुहिमात, इसमें कोई शक नहीं कि हाजी इलियास साहब ने बड़े खुलूस के साथ इसे कर्नल गुलनवाज के पास भेजा था। लेकिन बस इसके बाद जो तब्दीलियां रौनमा होती रहीं, इसमें किसी का कोई दखल नहीं था। लेकिन अब वो सोच रहा था कि कर्नल गुलनवाज की मेहरबानियां अपनी जगह, बाकी सारे खेल जिसमें मिर्जा खावर बेग और इसकी बेटी का खेल भी शामिल था, इतना वो भी जानता था कि मिर्जा खावर बेग बिलावजह इसे अपने साथ शरीक नहीं कर रहा था। बात अगर वहीं तक महदूद रहती तो कामरान अपने जौहर दिखा सकता था। लेकिन अब जो कर्नल गुल नवाज ने एक अनोखा इंतखाब किया था और इसे तन्हा इन इलाकों में भेज दिया था, तो यहाँ वो अपनी सलाहियतें बिल्कुल महदूद पा रहा था। भला मैं क्या कर सकता हूँ? इन तमाम मामलात के मसले में तो बिल्कुल ही अजनबी खेल है। हैरान कुन बात कर्शक और सबीता का वो बेतुका एहतराम था, जो वो दोनों इसे किसी देवता की तरह दे रहे थे। एक तरह से फिल्मी कहानी ही बनकर रह गई थी। कभी कभी तो इसे अपने आप पर हंसी आ जाती थी। मैं एक ऐसा फिल्मी किरदार हूँ जिसकी फिल्म कभी पर्दा स्क्रीन पर नहीं आ सकती, लेकिन अब मुझे खिलौना नहीं बनना चाहिए। जिंदगी तो खैर होती ही जाने की चीज है, लेकिन अब ऐसे भी नहीं कि बिलावजह पहाड़ों में जान दे दी जाए। कर्नल गुलनवाज की तरफ से अगर कोई ऐसा ठोस और भरपूर कदम ना उठाया गया, तो फिर मुझे इससे मुनहरिफ होना पड़ेगा। किसी का आलेकार तो खैर मैं क्या ही बनूंगा, इन तमाम मामलात से बहुत दूर हट जाऊंगा। यही मुनासिब होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इस अहलियत का हामिल नहीं हूँ जिस अहलियत का हामिल इन लोगों ने मुझे समझ लिया है। अगर मुझसे मिलती जुलती कोई शक्ल इस वीडियो कैसेट में मौजूद है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी पुरस्कार कहानी का कोई किरदार ही निकला हूँ। अहमकाना बात है, सब बेवकूफ़ी की बातें। गर्शक और सबीता जो कोई भी हैं, वो जाने, उनका काम जाने। बिलावजह मैं इस खेल में शरीक नहीं होऊंगा। गुरुचंद बहुत अच्छा दोस्त था। उसने बड़ी खुशदिली से कामरान को अपने दरमियान कबूल कर लिया। लेकिन फिर इसकी पार्टी पहुंच गई, यानी वो पार्टी जो उसे गाइड के तौर पर अपने साथ रखना चाहती थी। और जब कामरान ने इस पार्टी को देखा तो गहरी सांस लेकर रह गया। अगर पहले से पता होता कि नील ग्रोचर वाली टीम ने गुरुचंद से राब्ता किया है,
तो वो चुपचाप यहाँ से भी निकल लेता और किसी ऐसी आबादी तक पहुंचने की कोशिश करता जहां से फिर गायब हुआ जा सके। लेकिन ये लोग अचानक ही सामने पहुंच गए। रीटा ग्रोचर तो चील की तरह उस पर झपटी थी। तुम तुम उसे बड़े गुस्से से कहा और कामरान खामोशी से उसे देखता रहा था। मिस्टर नील ग्रोचर और इसकी टीम के अफराद भी आगे थे। तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? नील ग्रोचर ने कामरान को घूरते हुए कहा। मैं कहाँ गायब हो गया सर, आपके सामने मौजूद तो हूँ, कामरान ने कहा। कैसी बात करते हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हो गए थे? ग्रोचर ने कहा। बस इधर आ निकला था। वैसे मुझे ताजुब है कि आप ग्रोचन को कैसे जानते हैं? ग्रोचन से हमारा राब्ता लहासा में हुआ था और हमने इनसे दरख्वास्त की थी कि वो हमारे सफर में हमारा साथ दें। बस कुछ ताल्लुक है इनसे। पर तुम मुझे ये तो बताओ, तुम वहां से कैसे गायब हो गए थे और क्यों गायब हो गए थे? वजह क्या थी इसकी? नील ग्रोचर ने पूछा। मैं सीलानी आदमी हूँ मिस्टर नील ग्रोचर। जरूरी नहीं है कि मैं आप ही से मुंसलिक रहा हूँ, वो तो एक आर्जी बात थी। कमाल करते हो, मोहब्बतों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अरे बाबा, तुम्हें मुलाजिम को समझ कौन रहा था? हमने तुम्हें गाइड की हैसियत से कभी कुछ दिया भी नहीं है। हम तो बस एक मोहब्बत करने वाले की हैसियत से तुम्हारी कुर्बत हासिल कर चुके थे। और ये रीटा, तुम्हें क्या मालूम किस तरह तुम्हें तलाश करती फिरी है? कामरान ने एक निगाह रीटा को देखा। रीटा अभी शिकायती निगाहों से कामरान को देख रही थी। कामरान को दिल ही दिल में हंसी आने लगी। ये खवातीन कोई और काम नहीं करती। इधर सानिया और फरखंदा थी, जिनके अंदाज से कभी कभी वही सब कुछ टपकने लगता था जो खवातीन का एक हिस्सा होता है। इसके बाद मोहतरमा उरूसा, जिन्होंने कामरान को अपनी मलकियत समझ लिया था, और फिर बाकी तमाम अफराद। कमाल है, कमाल है। गुरुचंद ने यहीं पर खेमे लगवा लिए थे और गुरुचंद ने इसकी पजीराई शुरू कर दी थी। फिर अचानक ही बादल घेर आए और बारिश शुरू हो गई। ये बारिश खास दिलचस्प थी और गुरुचंद ने कहा कि करीब की आबादी में पनाह लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये इलाके नशेब के होते हैं। अगर बारिश तेज होती है तो फिर पहाड़ों से पानी के रेले आते हैं और मैदान जल थल हो जाता है। बस्ती ज्यादा फासले पर नहीं है, इसलिए खेमे उखाड़कर बस्ती का रुख किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तमाम लोग बारिश में भीगकर बस्ती में दाखिल हुए और फिर इन्हें एक स्कूल की इमारत में पनाह मिल गई। बारिश वाकई खौफनाक हद तक तेज होती जा रही थी। मजदूरों ने अपना काम शुरू कर दिया। कॉफी बनाई गई और बारिश में ये कॉफी मजा दे गई। सबके सब बारिश का शिकार थे और ये बारिश मुसलसल जारी थी। पहाड़ों से आने वाले पानी के रेले मैदान को जलथल कर गए थे। तेज धारों में पानी के तोदे और बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते जा रहे थे, जिनकी आवाजें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। फिर सुबह हो गई, लेकिन बारिश का जोर नहीं टूटा। बस्ती में कारोबारी जिंदगी शुरू हो गए थे, लेकिन सब बारिश का शिकार थे। ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट टूट कर गिर रही थीं और रास्ते बंद हो चुके थे। ये स्कूल इस वक्त बड़ी आरामदेह जगह साबित हुई। इन्हें इजाजत दे दी गई थी कि जब तक बारिश रहे वो यहाँ आराम कर सकते हैं। बारिश 24 घंटे तक रही और फिर बंद हो गई, लेकिन आसमान अब भी स्याह बादलों से ढका हुआ था। मिस्टर नील ग्रोचर ने कहा, जाहिर है इस किस्म के वाकयात से तो वास्ता पड़ता रहेगा। क्या कहते हैं मिस्टर ग्रुचन, हम आगे का सफर शुरू करें? मैं तो इन इलाकों की बारिशों का आदी हूँ जनाब। अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, ग्रुचन ने कहा। हाँ बिल्कुल, हमें आगे चलना होगा, नील ग्रोचर ने कहा। ग्रुचन की बीवी भी साथ थी। दोनों का जोड़ा वाकई बड़ी मोहब्बत करने वाला था। इस बार सफर काफी मुश्किल था। जगह जगह चट्टानी रास्ते बारिश की वजह से बंद हो गए थे और कहीं कहीं ऊपर से गिरने वाले तोदों ने सिलसिला मुनक़ता कर दिए थे। चुनाचे मजदूरों के मशवरों की रोशनी में नए रास्ते तलाश करना पड़े। कोहसारों के ढलवान की बुलंदी पर पहुंचे तो बाएं जानिब वो खानकाह नजर आई जहां ज़बा-शुदा बकरों की सींगों के ढेर लगे हुए थे। दरख्तों की शाखों के साथ सुर्ख फीते बंधे हुए थे। चुनाचे ये लोग ये तफरीह देखते हुए आगे बढ़ गए। फिर एक पहाड़ी गांव के करीब से गुजरे तो वहां ढोल बज रहा था। नील ग्रोचर और रीटा ग्रोचर के लिए ये मंजर बड़ा दिलकश था। गालिबन ये हिंदू थे जो दरगाह पूजा कर रहे थे। इनके सामने एक भैंस ज़बह की गई और लोग बड़ी अकीदत से इसका खून चाटने लगे। यहाँ इन्हें सफ़ेद चावलों का एक मशरूब पेश किया गया, जिसे नील ग्रोचर ने खुशी से कबूल कर लिया। लेकिन जाहिर है कामरान के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद कर लेता था। इसके बाद ये लोग वहां से भी आगे बढ़ गए। फिर शाह बलूत के दरख्तों की छांव में उन्होंने एक जगह क्याम किया। मिस्टर नील ग्रोचर बहुत खुश इखलाक आदमी थे और बड़ी दिलचस्पी से कामरान से भी बातें कर लिया करते थे। चुनाचा अक्सर वो कामरान के साथ ही बैठे नजर आ रहे थे। कामरान अलबत्ता ज़हनी तौर पर कुछ उलझा हुआ था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या करना चाहिए।
लेकिन बहरहाल तय यही किया गया कि अगर कोई मुनासिब जगह नजर आ गई और इस दौरान कर्नल गुलनवाज से कोई राब्ता कायम ना हुआ तो कामरान इनके रास्ते से हट जाएगा और वो अपने लिए कोई खुद कोई मंजिल तलाश कर लेगा। वहां अपने शहर में या अपने वतन में भी कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वतन वापसी जरूरी हो। जिंदगी गुजारने के लिए जहां भी छत मिल जाए, बस छत का मिल जाना जरूरी था। खासा बददिल सा हो गया था वो। इस वक्त वो मुंह हाथ धो वगैरह धोकर वापसी के लिए पलटा था कि मिस्टर नील ग्रोचर नजर आए। हेलो डियर कामरान। वो देर तक कामरान से बातें करते रहे। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो खासी राजदारी की हैसियत रखती थीं। फिर खुद ही चौंक पड़े। न जाने क्यों तुमसे ये बातें करते हुए मुझे बिल्कुल तकल्लुफ नहीं होता। मुझे ये लगता है जैसे तुम मेरा हर राज राज रखोगे। नील ग्रोचर ने कहा। ऐसा ही होगा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं एक बेज़र आदमी हूँ, कामरान ने कहा। बहरहाल बहुत सी आबादियां मिलती रहीं। सफर जारी रहा। फिर वो एक इलाके तंगोलिया पहुंचे। काफी गंदी जगह थी। जगह जगह कीचड़ नजर आ रही थी और पूरा माहौल शदीद गंदगी का शिकार था। मैले कुचैले बच्चे इस कीचड़ में लथपथ खेल रहे थे। ऊंची जसारत के कुत्ते बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। पता ये चला कि तंगोली और कुछ रखें या ना रखें, लेकिन इनके पास ये कुत्ते जरूर होते हैं और ये इनकी शनाख्त होती है। पहले तो यही तय किया गया था कि यहाँ कुछ वक्त क्याम करें और थकन उतारें, लेकिन फिर यह क्या मुख्तसर कर लिया गया। नील ग्रोचर ने कहा। ये इलाका तवील क्याम के लिए बिल्कुल नामौजू है। हमें यहाँ से धर घरी के लिए कोई मुनासिब रास्ता इख्तियार करना होगा। यूँ लगता है आपके पास अपने सफर के लिए बहुत कुछ मौजूद है, कामरान ने कहा। हाँ, बेशक, जाहिर है हम मखसूस नक्शों के सहारे सफर कर रहे हैं। यहाँ क्याम करने के बजाय कुछ और आगे का सफर तय किया गया और फिर एक जगह खेमा लगा दिए गए। ये कस्बा ही था। कस्बे के हर मकाम पर बुद्धमत का अलामती झंडा लहरा रहा था। मैदान के एक सिंध पत्थरों से बनी हुई एक खानका नजर आ रही थी। बहुत से लोग इनके खेमों के पास चकराने लगे। इनमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं। सुर्ख सफेद चेहरे, जरा खड़े हुए नकूश। ये नकूश मंगोलों से मुताबिकत रखते थे। कद छोटा, हाथ पांव भी छोटे छोटे। औरतें फिरोजी और नकरई जेवरात और मंकों की मालाएं पहने हुए थीं। गूंदी हुई जुल्फें और कमरों पर धारीदार कंबल। ये लोग भी इसी खौफवार नस्ल के कुत्ते रखते थे। शाम को इबादत गाह में चहल पहल हो गई। फिर अचानक ही रीटा ग्रोचर कामरान के सामने आ गई। इसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। तुम इंसान हो या कामरान ने मुस्कुराकर सवाल किया। लगता है तुम्हारी आंखें देखने के काबिल नहीं हैं, रीटा ने कहा। हाँ डियर रीटा, थोड़ी सी कमजोर है मेरी आंखें। दूर की और करीब की दोनों निगाहें कमजोर हैं। मगर आप क्या कहना चाहती हैं? कामरान बोला। तुम मुझे नहीं देख सकते, रीटा बोली। नहीं नहीं, आपको तो देख सकता हूँ मिस रीटा, कामरान ने कहा। क्या नजर आता है तुम्हें मुझ में? रीटा बोली। आप में? कामरान ने कहा। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रीटा बोली। अगर इतनी ही गहराइयों में देख सकता तो आज ना जाने जिंदगी के कौन से रास्ते पर होता, कामरान बोला। मैंने तुम्हारे लिए सबको नाराज कर दिया है और तुम हो कि बस। अच्छा चलो, मुझे इस इबादत गाह तक ले जाओ। मैं इनका तरीका इबादत देखना चाहती हूँ, रीटा ग्रोजर ने कहा। क्या दूसरे लोगों को इससे दिलचस्पी नहीं है? होगी, मगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, रीटा ग्रोचर ने जिद के अंदाज में कहा। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया तो बोली। आओ यार, आओ, अजीब आदमी हो। क्या तुम सब एक जैसे होते हो? मेरा मतलब है ईस्टर्न। आओ ना। इसे कामरान का हाथ पकड़ा और आगे भेजने लगी। कामरान मजबूरन इसके साथ चल दिया। इबादतगाह के करीब पहुंचकर वो लोग इबादत का मंजर देखने लगे। चारों तरफ से राम मनी पदम की सदाएं बुलंद हो रही थीं। एक उधेड़ उम्र औरत एक हाथ माला के आबनोसी मनके पर फेर रही थी। वो दूसरे से चांदी और तांबे से बना हुआ अमलियात का पहिया घुमा रही थी। वो एक मंत्र भी अलाप रही थी। मंत्र की तहरीर पहिए पर कुंदा थी और बार बार सामने आ रही थी। खासा वक्त यहाँ गुजर गया। कामरान को भी इस तरीका इबादत में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। फिर जब इन्हें रात का एहसास हुआ तो इससे रीटा ग्रोचर से कहा, क्या वापस नहीं चलना मिस रीटा? आओ। वो फिर कामरान का हाथ पकड़कर पलटी। कामरान ने एक बार इसके हाथ से हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन रीटा ने इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर दी। लेकिन थोड़ा फासला तय करने के बाद उसने रुख बदला तो कामरान चौंक कर बोला, कहाँ? आओ इधर, खेमों में नहीं जाएंगे, रीटा ने कहा। तो फिर? वो इस तरफ आओ, कुछ देर बैठेंगे। लेकिन दूसरे लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे मिस रीटा। करने दो, आओ, वो बोली और कामरान इसके साथ पत्थरों से बने हुए इन खंडरात की तरफ चल पड़ा, जो तारीकी में डूबे हुए बहुत पुरस्कार लग रहे थे।
यहाँ सुकून का समुद्र मौजूद था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। रीटा एक पत्थर पर बैठ गई, फिर बोली, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, कामरान ने कहा। आखिर तुम हो कौन? रीटा बोली। ये एक दिलचस्प सवाल है। अब इसका जवाब भी आप ही बता दीजिए। मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने आज तक अपने आप को इंसान समझा है और बस, कामरान ने कहा। मैं बताऊं तुम कौन हो? रीटा बोली। वाह, ये खुशी की बात है। कम से कम मुझे अपने बारे में पता चल जाएगा, कामरान ने कहा। तुम किसी हिंदुस्तानी रियासत के शहजादे हो जो भेस बदलकर सैरो सयाहत के लिए निकले हो, या फिर? हाँ हाँ, या फिर? कामरान ने बोला। अपने घर से नाराज होकर चले आए हो, रीटा बोली। और किसी दिन कुछ घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आएंगे, मुझे सलाम करके आजिज़ी से कहेंगे कि शहजादा हुजूर, चलिए, जहाँपना की हालत बहुत खराब है। वो आपके गम में सूख सूख कर कांटा हो गए हैं और सिर्फ आपको याद करते हैं, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दुनिया को हकीकत की निगाह से देखिए रीटा। ये कहानियां अब बहुत पुरानी हो गई हैं। आप यकीन कीजिए कि मौका मिलते ही आप लोगों को लूट कर यहाँ से फरार हो जाऊंगा, कामरान बोला। कैसी बातें करते हो? हम तो खुद तुम्हारे हाथों लूटने के लिए तैयार हैं। वैसे तुम बहुत चालाक आदमी हो, बड़ी खूबसूरती से बात टाल गए। मैं एक बात बताऊं? बताइए। मैंने ख्वाबों में हमेशा यही देखा है, और फिर मेरा ही नहीं, दूसरों का भी यही ख्याल है कि तुम कोई मामूली शख्सियत नहीं हो, रीटा बोली। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आपको मेरी शख्सियत के बारे में कुछ पता चल जाए तो बराहे करम मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सी बातें अपने बारे में नहीं जानता, कामरान ने कहा। तुम झूठ बोलते हो। आइए अब चलें। नहीं, अभी नहीं, रीटा बोली। तो फिर? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, रीटा ने कहा। कहिए। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस वक्त ना सही, फिर किसी वक्त, तुम्हें किसी को नहीं। लेकिन मुझे अपने बारे में जरूर बताना होगा, समझे? रीटा ने कहा और वो उसे घूरने लगा। वही पुरानी बात है। फिर कामरान ने संभल कर कहा, मिस रीटा, आपको पता है कि इन बातों का अंजाम क्या होता है? अंजाम? कोई अंजाम नहीं होता। बस तुम्हें मेरी तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। कामरान नहीं जानता था कि दूर देश की लड़कियां मोहब्बत करने के बाद क्या सलूक करती हैं। लेकिन बहरहाल, बमुश्किल तमाम वो रीटा को वापसी के लिए तैयार करके वापस खेमे में लौटा। खेमे के दरमियान जिंदगी के मामूलात में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। रात गुजारने के बाद दूसरी सुबह फिर सफर का आगाज कर दिया गया। वो वहां से एक और बस्ती में दाखिल हुए और सफर के जराये तलाश करने लगे। लेकिन इन मिली जुली आबादियों के लोग सवारियों का तस्वुर भी नहीं रखते थे। वो पैदल ही सफर करते थे। साहिब हैसियत लोगों में सिर्फ दो अफराद ऐसे थे जिनके पास घोड़े मौजूद थे, सिर्फ दो घोड़े। और ये लोग पैदल सफर किया करते थे और अमूमन काफिलों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इस वक्त इनके साथ सिर्फ बड़ी नस्ल के कुत्ते होते थे, जिनकी जंजीर किसी बुजुर्ग के हाथ में होती थी। कुत्ते की गर्दन में एक तहरीर जरूर पड़ी होती थी, जिस पर लिखा होता, नीले कुत्ते का मुंह बंद है, खुलवाने की कोशिश मत कीजिए। अलबत्ता इन लोगों से धरघरी का रास्ता और नक्शा जरूर मालूम हो गया था। चुनाचा नक्शों का तयन करके एक मर्तबा फिर सफर शुरू कर दिया गया। 30 मील का ये सफर लातादाद कहानियों का हामिल था। दौरान सफर बेशुमार दिलचस्प वाकयात पेश आए। आज के दौर में 30 मील का सफर दिन में 10 बार किया जा सकता है, लेकिन ये सफर कदीम दास्तानों की अमली तस्वीर पेश कर रहा था। 10 मील के बाद पहला पड़ाव किया गया, फिर मजीद 10 मील के बाद दूसरा। अलबत्ता बकिया 10 मील किसी कदर तेज रफ्तारी से तय किए गए, क्योंकि ख्याल था कि दिन की रोशनी में ही मंजिल पर पहुंच जाएं। इस दौरान चौंके कामरान ये फैसला कर चुका था कि अगर कर्नल गुलनवाज की तरफ से कोई सही रास्ता मुंतखब ना किया गया तो किसी भी आबादी में पहुंचकर वो अपने लिए खुद रास्ते तलाश करेगा, और अगर मुमकिन हो सका तो कहीं फ्रोकश भी हो जाएगा, बशर्त ये कि वहां दिल लगा। धरघरी के आसार नजर आ गए। धरघरी बड़ा शहर था और किसी कदर ढलानों में आबाद। इनकी निगाह सबसे ऊंचे ऊंचे बांसों के एक अहाते पर पड़ी, जहां सूरज, चांद और आग की अलामतें आवेजा थीं। फड़फड़ाते हुए सफेद उबादी झंडों के दरमियान खच्चर घास चल रहे थे। नीचे जाने का रास्ता उल्लुओं की पट्टियों और स्याह गंदुम के खेतों से गुजरता था। शहरी आबादी की इब्तिदा में एक नीली झोपड़ी के छज्जे तले नीले सुनहरे और सब्ज सुर्ख रंग में बुद्धा के साथ मुजस्मे नस्ब थे, जो शाकिया मिनी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करती थी। ये लोग इन बांसों से गुजरकर नीचे आबादी में दाखिल हो गए। कस्बे के मकानात
पत्थर से बने हुए थे। हर इमारत कई कई मंजिला किले की मानंद थी, जिसके ऊपर इबादती झंडे नजर आ रहे थे। तवील मुसाफत तय करने के बाद ये लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन इस जगह की पुरस्कार दिलकशी ने जहन को खुद में उलझाकर सारी थकन दूर कर दी थी। नील ग्रोचर बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, अब जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके किसी जगह कैंप का बंदोबस्त कर लो, ताकि हम यहाँ अपना काम शुरू कर सकें। मेरे ख्याल में होटल वगैरह की गुंजाइश तो यहाँ कम ही होगी, बल्कि मुमकिन है इसका वजूद ही ना हो। लेकिन हमें कोई ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहाँ हम अपने खेमे लगा सकें। ये काम शुरू हो गया और हम लोगों ने पहाड़ों के दामन में कैंप किया। ये जगह आम आबादी से जरा फासले पर थी। यहाँ खेमे नहीं लगाए गए, बल्कि यूं ही बस आरसी कैमरा बना ली गई। और इसके बाद मिस्टर नील ग्रोचर ने कामरान के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, आओ जरा थोड़ी सी सैरो सयाहत कर ली जाए। कामरान नील ग्रोचर के साथ आगे बढ़ गया। खुद भी इस जगह का जायजा लेना चाहता था। आबादी में ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पगड़ी और मखसूस तर्ज की दाढ़ी से मुरस्सा एक सरदार जी नजर आए, और न जाने उन्हें क्या ख्याल आया कि वो रुक गए। कामरान इनके करीब पहुंच गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सत सरी अकाल, कहिए हमारे लिए कोई खिदमत। सरदार जी पढ़े लिखे मालूम होते थे। इनके लहजे की शगुफ्तगी इनके मिजाज का पता देती थी। हाँ सरदार जी, हमें किसी ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ हम अपने खेमे लगा सकें। यहाँ किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं होती? नील ग्रोचर ने पूछा। होती है भाई जी, हर जगह खेमे नहीं लगाए जाते। तो उसी इधर कैंपन में क्यों नहीं चले जाते? यहाँ सयाहों के लिए हर तरह की सहूलत होती है। पानी का सरकारी निजाम है। बाकी सारी चीजें भी सस्ते दामों मिल जाती हैं। बहुत से लोग मिलेंगे वहाँ। आपका बहुत शुक्रिया। जरा हमें उधर का रास्ता बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। वो उधर जो ऊंची पहाड़ी नजर आ रही है, इसके नीचे एक कैंपन है। बड़ी अच्छी जगह है। फिर कामरान नील ग्रोचर को इस कैंपन के बारे में बताता रहा, और नील ग्रोचर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो ना गुरुचंद, ये काम नहीं कर सका था, तुम्हारी वजह से ये काम भी हो गया। आओ चलते हैं। यहाँ पहुंचने में तकरीबन 1-1.5 घंटा खर्च हो गया। शाम झुक आई थी। खेमे लगाते हुए रात हो गई। कैंपन के हालात पहले ही नजर आ गए थे। यहाँ आवारा गर्दों के गोल नजर आ रहे थे। हर तरफ चरस और गांजे में डूबी हुई हवाएं तैर रही थीं। नौजवान लड़के लड़कियां लिबास की तरतीब से बेनियाज जगह जगह डेरे जमाए हुए थे। बाकायदा खेमे अस्तादा थे। पथारों पर दुनिया की हर चीज मौजूद थी। आवाजें भी लगाई जा रही थीं, जिन्हें दुकानदारों की मासूमियत के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि आवाजों को समझने वाले यहाँ ना होने के बराबर ही होंगे। वैसे ये इलाका तिब्बत की रिवायत हुस्न की मिसाल था। बहुत दूर एक आबशार की सफेदी मुतहर्रिक नजर आ रही थी, जिससे बहने वाली नदी कैंपन के पास से गुजर रही थी। इसलिए शायद ये सरदार जी ने ये कहा था कि पानी का सरकारी निजाम मौजूद है। बहरहाल एक अलग थलग जगह मुंतखब की गई, और इसके बाद हर शख्स अपनी अपनी पसंद की तफरीहात में मसरूफ हो गया। पथारों से खाने पीने की साफ सुथरी अशिया खरीदी गई। मकामी पकी हुई चीज खरीदने से एहतियात किया गया। नील ग्रोचर भी इस मामले में बहुत मोहतात था, क्योंकि इन इलाकों में हर जानदार शय हलाल थी, और इसकी डिशें तैयार करने में इन लोगों को कमाल हासिल था। अलबत्ता तहजीब और दुनिया के कवानीन के बागी हराम हलाल के फलसफे से बेनियाज हर चीज को बेतुकान खरीद रहे थे, जो इनके हलक के रास्ते मादे तक उतर कर इसमें वजन पैदा कर सकती थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।